हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डे प्लानर सीरीज़ में भूगोल के डे 9 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जलमंडल, महासागरीय उच्चावत, ज्वार भाटा, महासागर, सागर, झील, नदियाँ, सागरीय संसाधन व प्रवाल व महासागरीय धाराएं आदि। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये लेबनान। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर के आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? तो आंसर हो जाएगा सी, लेबनान और सीरिया। भूमध्य सागर या रूम सागर दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण सागर है। यह सागर जिब्राल्टर जलसमूह द्वारा अटलांटिक महासागर से, फास्फोरस जलसमूह द्वारा काला सागर से तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और तुर्की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही है। दिए गए कथनों में केवल एक सही है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97.25% भाग जो है खारा जल है, लवणीय जल सागरों में विद्यमान है। मृद जल अलवन जल के रूप में लगभग 3%, 2.75% है जल उपलब्ध है। इसमें 2.4% जल हिमनद और ध्रुवीय बर्फ महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों के रूप में उपलब्ध है जो उपयोगी नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए उपलब्ध अलवन जल, मीठा जल उपलब्ध जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। कथन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल अलवन जल मीठा पानी की कुल मात्रा लगभग 3%, 275% का 68.71% ध्रुवीय बर्फ छत्रक तथा हिमनदों के रूप में एवं 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में और 0.9% जल अन्य रूपों में उपलब्ध है। महासागरीय अधस्थल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। महासागर के जल के नीचे की भूमि को महासागरीय अधस्थल कहते हैं। महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गभीर। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। यह अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों तथा पवनों द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधन के स्रोत बने होते हैं। अगला देखते हैं, बरमुडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टोरिका। विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3 जो है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें 1 और 3 जो है ऊपर में सही नहीं लिखा है तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होगा कुट के पे सही विकल्प का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है सही है। तो इसमें जो है गलत दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सही नहीं है,
ये होना चाहिए। तो विषुवतीय निम्न वायुदेव पेटी का विस्तार क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, क्योंकि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। क्षैतिज पवन प्रवाह के अभाव में यहाँ शांत वातावरण रहती है, जिसे डोल्ड्रम कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों तक पाई जाती है। इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। अतः कथन 1 और 3 जो है असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच का तापमान में अंतर शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। यह गर्मियों में अधिक गर्मी तथा तेज समुद्री हवाओं के परिणाम स्वरूप होता है। गर्मियों में जब सौर विकिरण अपने चरम पर होती है तो भूमि का तापमान अधिक हो जाता है, किंतु जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भू पृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जल का अपेक्षित घनत्व भूमि की सतह की तुलना में कम होता है। अतः सर्दियों के दौरान भूमि की सतह पानी की तुलना में अधिक तेजी से ठंडी होती है तथा समुद्र का तापमान अपेक्षाकृत गर्म होता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक महासागरीय जल की तापमान वितरण को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा डी, अक्षांश, स्थल तथा जल का असमान वितरण और महासागरीय धाराएं। निम्नलिखित में कौन सा कारक महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण एवं वृषण, नदियाँ और महासागरीय धाराएं। कथन है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार से सामान्य से उच्चतर होता है। कारण है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके और किनके कारण होती हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का केंद्रीय बल। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा का संबंध सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने की घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्री जल जब एक तरंग के रूप में उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, किंतु जब वही समुद्री जल पुनः पीछे हटता है अर्थात सागर तली की तरफ लौटने लगता है तो उसे भाटा कहते हैं। चंद्रमा के सामने वाली पृथ्वी के भाग से समुद्री जल का खिंचाव अधिक होता है, जिसे उच्च ज्वार हाई टाइड आता है। उच्च ज्वार सामान्यतः 20% से अधिक होता है। यह स्थिति पृथ्वी के पीछे भाग पर होती है, लेकिन इसका कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति न होकर पृथ्वी का केंद्रीय बल होता है। ज्वार भाटा प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार आता है, किंतु यह नियमित रूप से एक ही समय पर नहीं आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। भूमंडल के 70.8% भाग पर जल या जलमंडल और 29.2% भाग पर स्थल है। संपूर्ण जलमंडल का 97.25% भाग जल महासागरीय अर्थात खारा है। भूमिगत जल संपूर्ण जलमंडल का 0.68% है। निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा कूट के उपयोग से सही विकल्प का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, तीनों सही है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% स्थल तथा उत्तरी गोलार्ध में 40% जल और 60% स्थल भाग है। महासागरों की औसत गहराई तथा स्थल की औसत ऊंचाई क्रमशः 3800 मीटर और 840 मीटर है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मैरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर है। निम्न सूची 1 से सूची 2 जो है सम्मिलित करना है। तो गर्त और स्थिति है, आंसर हो जाएगा सी। क्यूराइल प्रशांत महासागर, सुंडा पूर्वी हिंद महासागर, प्यूटरिका अटलांटिक महासागर, टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर। 2413 मरियाना गर्त जो है यह है उत्तरी प्रशांत महासागर 11,022 मीटर। स्वायर उत्तरी प्रशांत महासागर 10,475 मीटर। क्यूराइल तुमने देखा ही, रोम से दक्षिण आंध्र महासागर
7,631 मीटर। सुंडा या जावा पूर्वी हिंद महासागर 7,450 मीटर। और टर्मेटिना हिंद महासागर के दक्षिणी पूर्व में 7,299 मीटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सत्य कथन का विकल्प के माध्यम से चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। समान लंबता वाले क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड की होती है। नदियों द्वारा सागरों में निक्षेपित जल तथा अवसादों में कैल्शियम लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। महासागरों में सतह पर सर्वाधिक लवणता आयनवर्ती अक्षांश पर कर्क एवं मकर रेखाओं के समीप पाई जाती है। समुद्री जल में क्लोरीन एवं सोडियम तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता जो है सर्वाधिक है। अतः कथन 2 और 3 जो असत्य है। निम्न कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं की गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है। प्रवाह, जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति मंद होती है तथा केवल ऊपरी जल की गतिशील होती है, जैसे दक्षिणी और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। धारा, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है, जैसे एक अल नीनो धारा। विशाल धारा, जब सागर का अत्यधिक जल धरातल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे स्ट्रीम कहते हैं। इसकी गति प्रवाह तथा धारा से अधिक होती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी विषुवतीय रेखा गर्म धारा के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो उत्तरी विषुवतीय रेखा धारा 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विकसित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारी ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है। गल्फ स्ट्रीम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन जो है सही है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पृथ्वी के पीछे बल और पछुआ पवन के प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर मुड़कर कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के इस भाग को डेल्टा उपमा प्रदान की जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा में फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को शामिल किया जाता है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पॉन्स डी लियोन ने किया था। लेब्राडोर की धारा के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा असत्य है? तो बी जो है गलत है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। न्यूफाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में ये मिल जाती है। न्यूफाउंडलैंड के निकट ठंडे और जल के मिलने से मछलियों के विकास हेतु आदर्श दशाएं मिलती हैं। इनमें से कौन ठंडी जलधाराओं का समूह है? तो आंसर हो जाएगा सी, लेब्राडोर धारा, किनारी धारा और वेनेजुएला। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना। उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धारा को प्रभावित करता है? तो तीनों 1, 2, 3। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, चारों कथन जो है सही है। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायता होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन प्रवणों द्वारा चलायमान होती है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा बी। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराएं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी पूर्व तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में धाराओं का एक निश्चित कर पाया जाता है। अतः विकल्प बी जो है सही उत्तर है। जो महासागरीय धाराएं शेष 3 से भिन्न हुआ है पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी 3 जो धारा हैं का संबंध जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, जो एक वृत्त का निर्माण करती है, जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। आंसर हो जाएगा ए।
गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु के क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा, प्रशांत महासागर। पश्चिमी और ऑस्ट्रेलियाई धारा, हिंद महासागर। विषुवतीय प्रतिधाराओं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। समुद्री तरंगों व धाराओं के द्वारा निर्मित स्थलरूपों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक जो है सही है। तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग के जलमग्न होने से फ्योर्ड तट बनते हैं। ऊंची चट्टानों तटों के सहारे तटरेखाओं के अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं, वहाँ फ्योर्ड तट बनते हैं। दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं और जब यह रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई पड़ती है तो इन्हें रोध बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है उसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं तब इसे लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछटों से भर जाते हैं और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्न से कौन सी नदी हिंद महासागर में मुहाना बनाती है? तो आंसर हो जाएगा सभी हैं। इरावती, साल्वीन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तजला, फरात। हिंद महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वह इरावती, साल्वीन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तजला, फरात इत्यादि। प्रशांत महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं अमूर, हांगो, मेकांग, यांगत्सी, सिक्यांग इत्यादि। आमू दरिया नदी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है तो आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है सही है। आमू दरिया नदी पामीर के पठार से निकलकर अरल सागर में समाप्त होती है। यह अफगानिस्तान की तजाकिस्तान के साथ की उत्तरी सीमा मानी जाती है। निम्न से कौन उत्तर की ओर बहने वाली एशिया की नदी है? तो आंसर हो जाएगा डी, ओब। इरावती म्यांमार की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम माली और नामी के संगम से होता है तथा यह अंडमान सागर में अपना मुहाना बनाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। दजला टॉरस पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए फारस की खाड़ी में गिर जाती है। साल्वी नदी का उद्गम तिब्बत चीन में है तथा दक्षिण की ओर म्यांमार में बहते हुए अंडमान सागर में जा मिलती है। ओब नदी रूस से उत्तर की ओर बहते हुए कारा सागर आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है सही है। एशिया की नदियों का सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप के सभी धर्मों का आदिभूमि कहा जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, कन्फ्यूशियस, शिंटो आदि सभी धर्मों की उद्भव भूमि एशिया की है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अफ्रीका सिनोई प्रायद्वीप द्वारा एशिया से समृद्ध है जिसे स्वेज नहर द्वारा पृथक किया जाता है। निम्न कथनों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, कैंजी बांध। ऑरेंज नदी ये गलत है। ओवन बांध श्वेत नदी, श्वेत नील नदी पर। शेनार नीली नील नदी पर। सूडान आसवान बांध नील नदी पर मिस्र में। इंगा बांध जायरे कांगो नदी पर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। कैंजी बांध नाइजर नदी पर। अकोशोम्बो बांध बोल्टा नदी पर घाना में। नाइजर नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन का चयन करना है तो आंसर हो जाएगा तीनों, 1, 2 और 3 सही है। नाइजर गिनी की उच्च भूमि क्षेत्र से निकलकर गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया से बहते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा, मैकिना दलदल तथा नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। यह नदी पाम ऑयल को ले जाने वाले हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है जिसके कारण इसे पाम ऑयल खिल भी कहा जाता है। नाइजर अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। बेन्यू नाइजर की सहायक नदी है। नाइजर के मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह अवस्थित है जो खनिज तेल के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। माली की राजधानी बमाको भी इसके तट पर स्थित है। नील नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो केवल एक जो है सही है।
नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, भूमध्य रेखीय प्रदेश एवं युगांडा एवं बुरुंडी से निकलकर सूडान एवं मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी गलत है। यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में प्रवाहित होती है। लिम्पोपो को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह ड्रकेन्सबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कांगो नदी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कांगो गणराज्य, कांगो और अंगोला में प्रवाहित होती है। कटंगा पर पठार से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा व कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। स्टैनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कांगो नदी बेसिन में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, गलत है। नील नदी के प्रवाह के कारण मिस्र को नदी मरुद्यान तथा सहारा मरुभूमि का उद्यान आदि नामों से विभूषित किया जाता है। आसवान बांध नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है। अप्रैल मई में दक्षिण की ओर से धूल भरी शुष्क हवा चलती है, जिसे खमसीन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयोग में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। जब नदी का मुख्य धारा पदार्थों के निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारे पर संकरे हो जाते हैं तो इसे चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। मिसिसिपी व गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा कहलाता है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का डेल्टा पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। डेन्यू नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो बी, केवल 2। डेन्यूब नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो 10 देशों और 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों और 5 यूरोपीय राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर पूर्व से बहती हुई काला सागर में गिरती है। यह विश्व की एकमात्र नदी है। 10 देशों यथा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एवं मोल्डोवा से एवं यूरोप की 5 राजधानियों यथा बुखारेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड पूर्वी यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया एवं ब्राटिस्लावा स्लोवेकिया से होकर गुजरती है। निम्न कथन किस नदी के बारे में बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, रोन नदी जुरा पर्वत से निकलकर दक्षिण में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। फ्रांस का लियोन शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। स्वेन इसकी सहायक नदी है। तो ये जो कथन है रोन नदी के बारे में कहा गया है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी जो है गलत है। यूरोप की अधिकतर नदियां अल्प्स या मध्य पर्वतों से निकलती है। यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। डॉन नदी को वोल्गा नदी से जोड़कर रूस का प्रमुख नदी तंत्र विकसित किया गया। वोल्गा तथा यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला देखते हैं, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में यह संयुक्त परियोजना है। तो आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील और पैराग्वे की। इतेपू बांध जो पराना नदी पर निर्मित है, यह ब्राजील और पैराग्वे की संयुक्त परियोजना है। दोनों दक्षिण अमेरिकी देश हैं। यह बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत बांध है। यह 196 मीटर ऊंचा और 7,919 मीटर लंबा है। इसे सिंचाई, जल विद्युत आदि की आपूर्ति की जाती है। विश्व के सबसे ऊंचे बांध का नाम रोगुन है जो 335 मीटर ऊंचा है। यह तजाकिस्तान में स्थित है। अमेजन नदी के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है सही है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। अफवाह के दृष्टिकोण में यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस महाद्वीप की यह मुख्य तथा सबसे बड़ी नदी है। रियो नीग्रो, टोकनिस्टस तथा मैंडीरा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी को संसार की सबसे चौड़ी तथा विशाल जलराशि की नदी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट के उपयोग से सही विकल्प का चयन करना है। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। पराना व परग्वे नदियों के संयुक्त जलधारा को ला प्लाटा कहते हैं। यह नदियाँ एस्चुरी डेल्टा बनाती हैं। ओरिनिको नदी एंडीज पर्वतमाला में उत्तरी भाग से निकलकर यह नदी गुयाना के पठार का चक्कर काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला देखते हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की प्रमुख नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। पुरुष नदी एंडीज से निकलकर अमेजन के दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा दूसरा कथन गलत है। उरुग्वे नदी अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे की सीमा निर्धारण करती हुई रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। पराना, परग्वे और उरुग्वे तीनों को मिलाकर ला प्लाटा कहा जाता है तथा विश्व प्रसिद्ध इतेपू बांध पराना नदी पर निर्मित है, जो कि ब्राजील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। राइन यूरोप की सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उपरोक्त युगों में कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। वोल्गा, कैस्पियन सागर और जम्बेजी हिंद महासागर। विश्व प्रसिद्ध टांगानेका झील के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है। ये पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील और रूस में बैकाल झील के बाद दूसरा सबसे गहरी झील है। यह झील 4 देशों बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया में विस्तृत है। यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो लगभग 12,700 वर्ग मील में फैली है। यह विश्व की सबसे लंबे मीठे पानी की झील है और रूस में बैकाल झील के बाद दूसरा सबसे गहरी झील है। यह झील 4 देशों बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया में विभाजित है। यह पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के पुष्प क्षेत्रों और पाम आयर को विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका की वनस्पतियों की विशेषता है। यह झील के किनारे उगते हैं। झील से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियों में माला ग्रासी, रुजिजी और कलम्बो है। इनका निकास द्वार लुकुगा नदी है, जिनका बहाव लुआलाबा नदी में है। चावल और निर्वाह फसल तटों के किनारे उगाई जाती है। यहाँ दरियाई घोड़े, मगरमच्छ प्रचुर मात्रा में है और कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है। यह मरिको और क्रोकोडाइल नामक 2 नदियों के संगम से बनती है। नदी के कटाव ऑक्सबो झीलों और मेड्रिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। नदी का कटाव मुख्यतः जलीय क्रिया, घर्षण और घर्षण के माध्यम से होता है। ऑक्सबो झीलें नदी के परितत्व घुमावों से बनती है। नदी विसर्प का निर्माण पार्श्व अपरदन और तलछट के जमाव के कारण होता है। अगला देखते हैं, जब सोमालिया तट के पास पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म होता है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल आईओडी। हिंद महासागर द्विध्रुव एक जलीय जलवायु घटना है, जो कि हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भागों के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर की विशेषता है। जब सोमालिया तट के पास पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में गर्म हो जाती है तो इसे सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव कहा जाता है। पश्चिम में यह गर्माहट आमतौर पर पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक संवहन और ऊर्जा की ओर ले जाती है और भारतीय मानसून को बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में वृद्धि होती है। इसके विपरीत एक नकारात्मक आईओडी तब होता है जब पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी भाग की तुलना में ठंडा होता है, जिससे अक्सर भारत में मानक की गतिविधियाँ जो है भारत में मानसून की जो गतिविधियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।